आप सभी का स्वागत है आपके अपने डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो होने वाला है ओबीजी से। ओबीजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, उनके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग leads to greenish discoloration of the amniotic fluid। इनमें से कौन सी कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड को ग्रीनिश डिस्कलरेशन करेगा, वजह होती है या फिर उसका कारण होता है। ऑप्शन ए है लेनुगो, ऑप्शन बी है हाइड्रो एमिनोज, ऑप्शन सी है वर्निक्स कैसियोसा, ऑप्शन डी है मिकोनियम। तो यह हमसे पूछा है एबनॉर्मल कलर जो होता है ग्रीनिश, उसकी वजह क्या होती है, किस वजह से वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्मल कलर क्या होता है, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल कलर। जो एमनियोटिक फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होती है और जो उसका कलर होता है उसकी बात करते हैं अपन यहाँ। सबसे पहले बात करें पीएच की, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच होता है वो होता है 7.2, मतलब ये एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद में बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.008 से लेकर 1.010, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो वाटर से भारी होता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से लेकर 1.010 तक होती है। नेक्स्ट बात करें कंसंट्रेशन की, तो इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक नेचर का होता है। और बात करिए जब जो गेस्टेशन पीरियड जो लेबर है टाइम पे जाता है, तो जैसे ही टाइम पे जाता है उसके पास जाते हैं, उसके बाद की कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोटोनिक कंडीशन में चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कंपोजिशन, किन किन से ये बना हुआ होता है, क्या क्या कंसंट्रेशन होती है। तो बात करें 98 से 99% जो होता है, तो यहाँ बात करें कंपोजिशन की, किन किन से बना होता है। तो 98 से 99 जो परसेंट होता है वो वाटर होता है, 98 से 99% वाटर। और बात करें 1 से 2% उसमें सॉलिड होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर की कंपोजिशन कितना परसेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें सॉलिड में भी क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है। इसके अलावा बात करें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मिनरल्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन होते हैं, जैसे हार्मोन में इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और रेनिन। ये सभी सॉलिड में 1 से 2% की कंपोजिशन में ये सभी पाए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। इसके बाद में अपन बात करें उसके कलर की, जो उसका नॉर्मल कलर होता है उसकी बात करें। तो कलर की बात जब करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल जो अपीयरेंस होता है, कलर होता है, वो होता है क्लियर अपीयरेंस होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। और अपन इसको अगर बोले तो कलरलेस, इसके अलावा अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट,
या इसको अपन बोल सकते हैं एम्बर कलर, और टर्बिड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सारी इसकी नॉर्मल कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि इसके एबनॉर्मल कलर कौन कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में उसके एबनॉर्मल कलर देखने को मिलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, तो यहाँ बात करते हैं एबनॉर्मल कलर। कौन कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रीन कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, दिख रहा है, तो ये कंडीशन, ये कलर आपको इंडिकेट करता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम को। मेकोनियम को इंडिकेट करता है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें मेकोनियम की कंटेंट भी है और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को शो करता है। ये फीटल डिस्ट्रेस मेकोनियम को शो करने का काम करता है, या फिर इसको बोल सकते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मतलब जो फीटस है वो मेकोनियम को एस्पायरेट कर चुका है या फिर कर सकता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम का कंटेंट पाया जा रहा है, इसीलिए उसका कलर ग्रीन है। नेक्स्ट अक्सर आपसे पूछे रेड कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर रेड है तो ये कंडीशन हेमरेज की कंडीशन को इंडिकेट करती है। ये कलर किसको इंडिकेट करता है? हेमरेज को। हेमरेज का मतलब यहाँ अबॉर्शन भी हो सकता है, अबॉर्शन की वजह से भी हेमरेज की कंडीशन होती है, तो रेड कलर हेमरेज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करें ब्राउन कलर। ब्राउन कलर की जगह आपसे पूछा जा सकता है डार्क या फिर टोबैको कलर, तो ये इंडिकेट करता है आईयूडी को, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंडिकेट करता है ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर इसको बोल सकते हैं टोबैको कलर। नेक्स्ट बात है गोल्डन कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर में है तो वो आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी को इंडिकेट करता है। और अगर आपसे पूछे सेफ्रॉन कलर, सेफ्रॉन कलर जो होता है वो पोस्ट टर्म की कंडीशन को, मतलब जो डिलीवरी हो रही है या फिर जो लेबर की कंडीशन है वो गेस्टेशन पीरियड पोस्ट टर्म की कंडीशन में जा चुका है। तो ये सारे एबनॉर्मल कलर थे जिनसे अपन पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे एबनॉर्मल कलर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में कंपटीशन के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करें अपन। क्वेश्चन में पूछा था ग्रीनिश कलर किसको इंडिकेट करता है या फिर किसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो ग्रीनिश कलर का अपने को ध्यान था मेकोनियम की वजह से ये देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ हमने इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टाइम। जो टाइम के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का कितना अमाउंट होता है, कितने अमाउंट में होता है एमनियोटिक फ्लूइड टाइम के टाइम पे, मतलब 37 वीक पे कितना अमाउंट होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 400 to 500 ml, ऑप्शन बी दे रखा है 500 to 1200 ml, ऑप्शन सी दे रखा है 600 to 800 ml, ऑप्शन डी है 1000 to 1200 ml। तो बात करें अपन इसमें कुछ बातें करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बातें करते हैं, फिर उसके बाद में इसका आंसर ढूंढने के। बात करें एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे पहले आपको एक और नाम है वो आपको ध्यान रखना है, इसको लिक्वर एमनी भी बोला जाता है, लिक्वर एमनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में लिक्वर एमनी से भी क्वेश्चन आ जाता है।
नेक्स्ट बात, अगर आपसे पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किसकी वजह से ये बनता है, तो आपको आंसर देना है फीटल यूरिन। जो इसका ओरिजिनेशन होता है वो फीटल यूरिन की वजह से देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ कंडीशन मतलब ज़्यादा का अमाउंट फीटल यूरिन की वजह से होता है। वैसे देखें अपन इसको, तो दो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो मेजर सिस्टम है दो इसके प्रोडक्शन में। तो एक सिस्टम तो है रीनल सिस्टम, जो कि यूरिन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है 400 से 1200 ml। और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि पल्मोनरी सीक्रेशन के थ्रू इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों ही सिस्टम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड। आगे बात करें, जो फीटस की सेल है वो इसमें कंट्रीब्यूट कब से करती है, कब तक करती है, तो 20 वीक तक की प्रेगनेंसी तक फीटस की सेल एमनियोटिक फ्लूइड में इन्वॉल्वमेंट करती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जीआईटी कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोएमिनोस की कंडीशन देखने को मिली, मतलब पॉलीहाइड्रोएमिनोस। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको रिप्लेस करने का काम जीआईटी सिस्टम का होता है। जो जीआई सिस्टम होता है वो रिप्लेसमेंट करने का काम करता है, मतलब जो पुराना एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो कर लेता है और उसकी जगह नया एमनियोटिक फ्लूइड आता है, ताकि बैलेंस बना रहे, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी नॉर्मल अमाउंट बनी रहे। अगर जीआईटी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है और वो रेगुलर स्वेलो नहीं कर रहा है, तो नया एमनियोटिक फ्लूइड बनता रहेगा, पुराना भी इकट्ठा रहेगा, तो वहाँ पॉलीहाइड्रोएमिनोस की कंडीशन अकर होती है। तो अगर आपसे पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड को रिप्लेसमेंट में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो होता है जीआईटी सिस्टम। प्रत्येक 3 घंटे में ये इसको रिप्लेस करने का काम करता है। अब हम देखते हैं वीक्स के अनुसार कितना अमाउंट होना चाहिए नॉर्मल। तो यहाँ हम देखते हैं वीक और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। बात करें 12 वीक, तो 12 वीक पे इसकी नॉर्मल अमाउंट होती है 50 ml। नेक्स्ट बात करें 16 वीक, 16 सप्ताह पे इसकी नॉर्मल अमाउंट होनी चाहिए 100 ml। और बात करें 20 वीक पे, 20 सप्ताह पे इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होती है वो होती है 400 ml। आप यहाँ से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हो, आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट नोट्स है, जो एग्ज़ाम में आने लायक टॉपिक है वही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो आप अपने नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें 36 टू 38 वीक, 36 से 38 सप्ताह पे कितना अमाउंट होता है, तो इस टाइम पे 800 से 1200 ml नॉर्मल अमाउंट होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि 36 से 38 वीक पे या फिर मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, किस टाइम होता है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है 1200 ml। नेक्स्ट बात करें टर्म, जो कि 40 वीक है। 40 वीक पे 600 से 800 ml, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट टर्म, अगर टर्म के बाद की बात करें पोस्ट टर्म में, अगर प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म है तो उस टाइम पे नॉर्मल अमाउंट होता है 200 ml, क्योंकि नियर टर्म और आफ्टर टर्म जो मैच्योरिटी की वजह से, फीटस की मैच्योरिटी की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम होने लग जाता है, तो पोस्ट टर्म की कंडीशन में अमाउंट 200 ml तक आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसा आएगा 36 से 38 और टर्म पे, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन स्टार्ट कब से होता है, तो आएगा क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम
इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो कब से होता है? 12 वीक से, 12 सप्ताह से इम्यूनिटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम लेवल कितना होता है फ्लूइड का, किस टाइम होता है? तो मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट एट, किस टाइम प्रेजेंट होता है मैक्सिमम लेवल? तो आपने देखा कि 36 से 38 वीक पे 1200 ml तक हो सकता है, तो 36 वीक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ अपन, तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम अमाउंट, जहाँ यहाँ पूछा था पिछले वाले पॉइंट पे कि कब प्रेजेंट होता है, तो 36 वीक, और मैक्सिमम अमाउंट अगर आपसे पूछे तो 1200 ml आपका आंसर जाएगा, क्योंकि 1200 ml तक इसका अमाउंट जा सकता है। मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट होता है 1200 ml। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एम्यूनिटिक फ्लूइड की अमाउंट एट टर्म्स पे पूछे तो आपको आंसर देना है 600 ml। थोड़ा 50-100 ml ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग बुक्स के अनुसार, अलग अलग वो प्रेफरेंस के अनुसार, तो आपको एवरेज ध्यान रखना है 600 ml। और एक बात जो हमने देखी, टर्म पे और आफ्टर टर्म पे एम्यूनिटिक फ्लूइड का अमाउंट कम होता जाता है, उसका वजह है फीटस की मैच्योरिटी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन था, अपने क्वेश्चन में पूछा था टर्म पे कितना अमाउंट होता है, तो 600 to 800 ml टर्म पे होता है। 400 से 500 ml बात करें तो 20 वीक पे होता है, और जो 1200 ml होता है वो 36 से 38 वीक पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिप्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जहाँ से बिल्कुल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर आप एक बार ग्रिप्स को अच्छे से देख लोगे, ग्रिप्स के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको अच्छे से देख लोगे, तो ग्रिप्स का क्वेश्चन आपके गलत होने वाला नहीं है। तो आई होप आज जो हम यहाँ ग्रिप्स के बारे में पढ़ेंगे वो आप अच्छे से पढ़ोगे, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो बात करें ग्रिप्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, वो चाहे एम्स हो, नोट सेट का कोई सा भी एग्जाम हो, MCRU हो, इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये OBG का। तो बात करें यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नोन एज अम्लाइकल ग्रिप, कौन सी ग्रिप को अम्लाइकल ग्रिप भी बोला जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी दे रखा है लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी दे रखा है पाउलिक ग्रिप, और ऑप्शन डी दे रखा है पेल्विक ग्रिप। तो अपने को बताना है कि किस ग्रिप को अम्लाइकल ग्रिप भी बोला जाता है, फंडल, लेटरल, पाउलिक और पेल्विक। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रिप्स का एक छोटा सा टॉपिक, जहां इंपॉर्टेंट बातें अपन देखेंगे। ग्रिप्स, जिसको अपन जानते हैं LP के नाम से, लियोपार्ड मैन्यूवर के नाम से, इसको जानते हैं लियोपार्ड मैन्यूवर। लियोपार्ड मैन्यूवर के नाम से भी ग्रिप्स को जाना जाता है। तो बात करें इसमें क्यों, इसका पर्पज क्या है? सबसे पहले इसका पर्पज होता है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन, फीटस पार्ट आइडेंटिफिकेशन। फीटस के पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिप्स यूज में ली जाती है। अब वो अलग अलग ग्रिप्स अलग अलग फिट कंडीशन में यूज ली जाती है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ये कब परफॉर्म किया जाता है? तो ये परफॉर्म किया जाता है 28 वीक पे, आफ्टर 28 वीक, परफॉर्म आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन।
इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटरनल पोजीशन क्या होती है, जो मदर होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, किस पोजीशन में हम उसको रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है डोर्सल रिकमेंडेड, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में मदर को रखा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें ब्लेडर को एम्प्टी रखा जाता है। और बात करें ग्रिप्स, तो ग्रिप्स टोटल 4 होती है, 4 ग्रिप्स होती है, जिसको लियोपार्ड मैन्यूवर या फिर शॉर्ट फॉर्म में एलपी के नाम से भी जानते हैं। चारों ग्रिप्स को LP1, LP2, LP3 और LP4 के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें वो है हैंड की डायरेक्शन, मतलब जो एग्जामिनर है वो हैंड की डायरेक्शन किस साइड है, मदर के पेस की साइड में है या फिर उसके फुट की साइड है। इसके अलावा कितने हैंड्स का उपयोग कर रहा है, 2 हाथ उपयोग ले रहा है या फिर एक ही हैंड को वो यूज़ ले रहा है, ये सारी बातें इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो इसमें हम देखते हैं 4 ग्रिप्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले LP1, LP2, LP3 और LP4 नीचे लिखेंगे भी। पहले इस देखते हैं LP1। LP1 को हम जानते हैं फंडल ग्रिप के नाम से, फंडल ग्रिप, जो कि फीटस के प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज ली जाती है। नेक्स्ट बात करें LP2, जिसको अपन जानते हैं लेटरल या फिर अम्लाइकल ग्रिप के नाम से, लेटरल या फिर अम्लाइकल ग्रिप के नाम से LP2 को जाना जाता है, जो कि फीटस की बैक की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज ली जाती है। नेक्स्ट बात करें LP3 की, तो LP3 को बोला जाता है सेकेंड पेल्विक या फिर इसी को ही बोला जाता है पाउलिक ग्रिप, सेकेंड पेल्विक या फिर इसी को ही बोला जाता है पाउलिक ग्रिप। और LP4 की बात करें तो LP4 को बोला जाता है फर्स्ट पेल्विक और ट्रू पेल्विक। ये इनके नाम हैं, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है। LP1 को फंडल ग्रिप, LP2 को लेटरल या अम्लाइकल ग्रिप, LP3 को सेकेंड पेल्विक या पाउलिक ग्रिप। यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। इसको LP3 को सेकेंड पाउलिक बोला जाता है, वहीं LP4 को फर्स्ट पाउलिक बोला जाता है, क्योंकि LP4 पहले परफॉर्म की जाती है LP3 के। और LP3 का में हम फीटस के हेड के डिसेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और LP4 में एंगेजमेंट के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, फीटल हेड के एंगेजमेंट के लिए। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो अपने नाम से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ देखा है। क्वेश्चन ने पूछा था अम्लाइकल ग्रिप किसको बोला जाता है, तो अम्लाइकल ग्रिप लेटरल ग्रिप को बोला जाता है या फिर LP2 को बोला जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन यूजिंग लियोपार्ड्स मैन्यूवर, द फर्स्ट मैन्यूवर इज टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन। जो फीटल की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए लियोपार्ड मैन्यूवर यूज लिया जाता है। द फर्स्ट मैन्यूवर इज टू, जो पहला मैन्यूवर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है डिटरमाइन डिग्री ऑफ माउल्डिंग, ऑप्शन बी है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस, ऑप्शन सी है डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इज इन द फंडस, कौन सा पार्ट फंडस में है, ऑप्शन डी है लोकेट द बैक एंड आर्म एंड लेग्स। तो लोकेट द बैक आर्म एंड लेग्स ये LP2 में किया जाता है, LP2 लेटरल अम्लाइकल ग्रिप में ये देखा जाता है। बात करें पोजीशन ऑफ फीटस, और ऑप्शन सी है डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इन द फंडस। तो जो फंडस के बारे में देखा जाता है वो देखा जाता है अपने फर्स्ट मैन्यूवर में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जो पिछले
स्लाइड में हमने समझा था, वहीं देखा था कि LP1 आइडेंटिफाई फीटल प्रेजेंटेशन, जो फंडस में मतलब कौन सा पार्ट है, मतलब हम इसमें ऐसे चेक करते हैं। ये यूट्रस, इसमें जो एग्जामिनर के हैंड होंगे वो फंडस के ऊपर होंगे। अगर फंडस में यहाँ अगर ये कंडीशन है, मतलब यहाँ बटक्स है, अगर बटक्स होंगे तो सॉफ्ट और इरेगुलर पार्ट होगा, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। और अगर कंडीशन उल्टी हुई, बटक्स नीचे हुई और हेड ऊपर हुआ, तो हेड में हार्ड रेगुलर और ग्लोमेरुलर पार्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब कौन सी पोजीशन होगी, बटक्स नीचे हैं। और अगर यहाँ एम्प्टी देखने को मिलता है तो मतलब ट्रांसवर्स पोजीशन है। ये कंडीशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रिप होगी उसमें ही हम चेक करते हैं कि फंडस में कौन सा पार्ट है फिटस का। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अब हम समझेंगे सारी ग्रिप्स को, कितने हैंड यूज लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं। विच लियोपार्ड मैन्यूवर इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नर्स। जो इस डायग्राम में नर्स लियोपार्ड मैन्यूवर परफॉर्म कर रही है वो कौन सा लियोपार्ड मैन्यूवर है। जहाँ एक हैंड यूज लिया जा रहा है यूज में और उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड मैटरनल फेस। ऑप्शन ए है फर्स्ट लियोपार्ड मैन्यूवर, जिसको फंडल ग्रिप बोलते हैं। अगर फंडल ग्रिप होती तो हैंड फंडस के ऊपर होते। ऑप्शन बी है लियोपार्ड मैन्यूवर सेकेंड लेटरल ग्रिप। अगर लेटरल ग्रिप होती तो मदर के हैंड अम्लाइकस के लेवल पे होते। ऑप्शन सी है थर्ड लियोपार्ड मैन्यूवर, जिसको पावलिक ग्रिप भी बोला जाता है और फर्स्ट सेकंड पेल्विक भी बोला जाता है। और ऑप्शन डी है फोर्थ लियोपार्ड मैन्यूवर। तो एक बार हम इनको डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ हम समझेंगे, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है जो एग्जामिनर के हैंड है वो फंडस के ऊपर है, तो ये होगी LP1, जिसको बोलते हैं फंडल ग्रिप। ये डायग्राम जहाँ एग्जामिनर के हैंड अम्लाइकस के लेवल पर है, जिसको बोलते हैं LP2 या फिर लेटरल ग्रिप, या फिर इसको बोलते हैं अम्लाइकल ग्रिप। इसमें बात करें तो एक हैंड यूज लिया जा रहा है और जिसको बोलते हैं LP3 सेकेंड पेल्विक या फिर पावलिक ग्रिप। और जो ये एग्जामिन हो रहा है यहाँ टू हैंड है और हैंड का डायरेक्शन इसी एक कंडीशन में टुवर्ड मदर्स लेग होता है, फुट होता है, जिसको बोलते हैं LP4, जो कि फीटस हेड एंगेजमेंट के लिए यूज ली जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसको फर्स्ट पेल्विक और ट्रू पेल्विक भी बोला जाता है। यहाँ सारी बातें देखी हमने। LP1 जो कि फीटस प्रेजेंटेशन को यूज लेने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज लेते हैं। LP2 जो फीटस के बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज लेते हैं। LP3 जो कि फीटस हेड डिसेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। और LP4 से फीटस हेड एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चारों ही कंडीशन कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको चारों को ही ध्यान रखना है। अब जो ये दिया रखा है यहाँ पे एग्जामिनर ने, तो ये एग्जामिनर ने जो डायग्राम दिया है इसमें वन हैंड यूज लिया है, इसका मतलब ये थर्ड लियोपार्ड मैन्यूवर है। अगर फोर्थ होती तो हैंड की डायरेक्शन टुवर्ड मैटरनल फुट होती। और अगर ऑप्शन ए राइट होता तो ये हैंड फंडस के ऊपर होते। अगर ऑप्शन बी राइट होता तो जो फंडस जो एग्जामिनर के हैंड होते वो अम्लाइकस के लेवल पर होते। इसीलिए ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज October 19। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कहीं बार आता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसमें हमें डिलीवरी की डेट, एक्सपेक्टेड जो डेट है ईडीडी, वो फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें दे रखा है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अक्टूबर 19, 2017। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी? तो इसमें आपको ईडीडी बताना है। ऑप्शन ए है जुलाई 26, 2018। ऑप्शन बी है जुलाई 12, 2018। ऑप्शन सी है अगस्त 12, 2018। ऑप्शन डी है अगस्त 26, 2018। तो बात करें इसमें बात करते हैं हम एक बार। जो ईडीटी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, उसको प्राप्त करने का फॉर्मूला है, जिसे अपन जानते हैं नेगलीज फॉर्मूला। नेगली फॉर्मूला से ईडीटी ज्ञात की जाती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसमें आपको क्या करना है, 9 मंथ ऐड करने हैं, 9 मंथ प्लस 7 डे। किसमें? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में। जो आपको डेट दी रखी है, जैसे 15 दे रखा है आपको 15, तो उसमें आपको 9 मंथ ऐड करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया है? 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर, इसमें 9 मंथ ऐड करो। अक्टूबर दे रखा है, तो अक्टूबर में 9 मंथ ऐड करेंगे तो आएगा जुलाई। क्या आएगा? जुलाई। जब इसमें 19 अक्टूबर में 9 मंथ ऐड करते हैं, अक्टूबर में 9 मंथ, तो आता है जुलाई। और अब इसमें आपको 7 डे और ऐड करना है, तो 19 में 7 डे ऐड किया तो आएगा 26। तो आएगा आंसर 26 जुलाई 2018। ये आंसर आपके सामने आने वाला है, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, 26 जुलाई 2018। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एक बार फिर से देखें, जो नेगलिज फॉर्मूला है उसमें आपको कुछ नहीं करना, ओनली जो आपको डेट दे रखी है एलएमपी की, उसमें आपको सबसे पहले 9 मंथ ऐड करना है। 9 मंथ ऐड करने के बाद इसमें आपको 7 डे और ऐड कर देना है। जैसे जनवरी दे रखा है, जनवरी में 9 मंथ ऐड करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपके पास आएगा अक्टूबर। अब जो आपको जैसे मान लो 12 जनवरी दे रखा था, तो 12 जनवरी में +7 ऐड कर दो, तो जो भी डेट आएगी वो उसका आंसर होगा। इजी फॉर्मूला है और इसी में रख के आपको इसका आंसर निकाल लेना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, कई बार एग्जाम में आता है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अलग अलग टाइप से पूछते हैं, अलग अलग ऑप्शन देते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में देखें। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है 40 वीक की, 40 सप्ताह की, या इसको अपन बोल सकते हैं 280 डेज, 280 दिन, या इसको बोल सकते हैं 9 मंथ प्लस 7 डे, और बोल सकते हैं 10 लूनार मंथ, जो कि बेस्ट आंसर होगा 10 लूनार मंथ। और ट्रू एज की बात करें, इसमें एलएमपी में आपको 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करके आंसर बता देना है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। नेगली फॉर्मूला का मतलब है एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करना है, जो भी डेट आएगी वो ईडीडी होने वाली है। आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ वो डेट याद रखनी है, एंड डेट याद नहीं रखनी है। जब पीरियड स्टार्ट हुआ था वो डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द हाइट ऑफ यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। जो यूट्रस है जेस्टेशन पीरियड में उसकी
हाइट है मिडवे मतलब बीच में है सिंपाइस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस के। एट विच वीक ऑफ गेस्टेशन, कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन में यूट्रस की हाइट सिंपाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में होती है? ऑप्शन ए है 12 वीक, ऑप्शन बी है 8 वीक, ऑप्शन सी है 16 वीक, ऑप्शन सी है 28 वीक। तो बात करें इसमें अपन हाइट की, तो जो हाइट होती है उसमें अलग अलग वीक पे अलग अलग पोजीशन में इसकी हाइट होती है। जैसे 12 वीक की बात करें तो 12 वीक प्यूबिस के ऊपर और अम्बलाइकस के नीचे होती है, मतलब 1/3 अबव प्यूबिस और 2/3 बिलो अम्बलाइकस। 16 वीक पे बात करें तो मिड वे बिटवीन अम्बलाइकस एंड प्यूबिस, जो 16 सप्ताह होते हैं उन पे होती है मिड वे बिटवीन अम्बलाइकस एंड प्यूबिस, प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में होती है 16 सप्ताह पे। बात करें 20 वीक पे तो 20 वीक पे जो अम्बलाइकस की लोअर बॉर्डर होती है वहाँ होती है। अम्बलाइकस पे पूछे आपसे कि अम्बलाइकस पे कितने वीक पे होती है, तो 22 वीक पे अम्बलाइकस पे होती है, 8 अम्बलाइकस 22 वीक पे। जीफोइड पे 36 वीक पे होती है, ये आपको याद रखना है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कौन से टाइम पे वो मिडवे होती है, तो आपको आंसर देना है 16 वीक, 16 सप्ताह पे। 12 वीक पे तो वो प्यूबिस के ऊपर 1/3 और 2/3 बिलो अम्बलाइकस होती है। और 28 वीक की बात करें तो वो 1/3 अबव अम्बलाइकस और 2/3 बिलो जीफोइड होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G3P1+2 मीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल नॉट सेट जैसे एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ से नॉट सेट जैसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन आपको G3P1+2 का मतलब बताना है। ऑप्शन ए है 3 टाइम्स प्रेग्नेंट विथ 1 वायबल बर्थ एंड 2 अबॉर्शन। ऑप्शन बी है 3 टाइम प्रेग्नेंट विथ 1 अबॉर्शन एंड 2 वायबल बर्थ। ऑप्शन सी है 3 टाइम प्रेग्नेंट विथ 1 सिंगल बेबी एंड 2 ट्विंस। ऑप्शन डी है 3 टाइम प्रेग्नेंट विथ 1 ट्विन डिलीवरी एंड 2 अबॉर्शन। तो सबसे पहले बात करें G3P ये है क्या, तो ये ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आपसे ये फॉर्मूला आए गटपाल, जिसे जानते हैं गटपाल फॉर्मूला, गटपाल फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। गटपाल फॉर्मूला जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ एक एक पॉइंट को देखिए, जी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। तो बात करें यहाँ, जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार महिला प्रेग्नेंट हुई है। उसमें प्रेजेंट भी इंक्लूड होता है और पास्ट भी इंक्लूड, मतलब पहले भी कितनी बार है और प्रेजेंट की जो प्रेगनेंसी है वो भी उसमें इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है ग्रेविडा में। दूसरा है टर्म, कितनी डिलीवरीज टाइम पे हुई है वो आपको बताना होता है। पी से है प्री टर्म, कितने बेबी प्री टर्म हुए हैं। ए का मतलब है कितने अबॉर्शन हुए हैं, और एल का मतलब है लिविंग, कितने लाइव चाइल्ड है। ये सारे आपको बताना होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पेराइटी होती है, पेराइटी में हम फ्रीक्वेंसी और प्रेगनेंसी देखते हैं, लेकिन उसमें वाइबिलिटी के बाद की, उसमें ओनली पास्ट इंक्लूड होता है, प्रेजेंट की जो प्रेगनेंसी है वो इंक्लूड नहीं होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलग अलग फॉर्मूला हैं। अगर प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ग्रेविडा 1 ही कंसिडर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ट्विन से मतलब नहीं है कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, ये आपको ध्यान रखना है बस। वहाँ ये नहीं है कि 2 ट्विन बेबी है तो आपको ग्रेविडा 2 लिखना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसके अलग अलग फॉर्मूला है, कई बार GP से आ जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा है ग्रेविडा और पेरा, मतलब पेराइटी और ग्रेविडा, ये पूछा है। अगर आपके पास आया है GPA+B, तो यहाँ आपको पेराइटी ए से तो पेराइटी और बी से अबॉर्शन। अब ये याद करने की ट्रिक है, पेराइटी में सेकंड वर्ड ए है तो ए को पेराइटी, और अबॉर्शन में सेकंड वर्ड बी है तो बी का अबॉर्शन याद रखना है। नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला आता है जो कि फेमस है, गटपाल, मोस्टली यही आता है। तो इसमें तो आपको जी से ग्रेविडा, टी से टर्म बर्थ, पी से प्री टर्म बर्थ और ए से अबॉर्शन और एल से लाइव, ये बताना है। और एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपके सामने आ सकता है PA+B प्लस प्लस की जगह नॉर्मल आएगा, कोई प्लस नहीं है, और D। तो यहाँ आपको बता देना है गटपाल जैसे ही ए से लाइव बर्थ, पी से प्री टर्म बर्थ, सी से अबॉर्शन और डी से लाइव बर्थ। जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब मैं आपको बताऊं एक बार। क्वेश्चन है 32 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट, फीमेल, एक 32 वर्ष की महिला है, 32 वीक गेस्टेशन, जो कि 32 सप्ताह की उसके डिलीवरी है, गेस्टेशनल पीरियड चल रहा है। उसकी हिस्ट्री ऑफ 2 अबॉर्शन, 2 चिल्ड्रन एट 36 वीक, 2 की बर्थ 36 सप्ताह पे हुई है एंड 39 वीक, एक का 39 वीक पे डिलीवर हुआ है। तो यहाँ आपको अगर हर फॉर्मूले से लिखना है तो जैसे सबसे पहले फॉर्मूला था GP, मतलब ग्रेविडा और पेरा, तो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई ये वो आपको लिखना है। अभी प्रेजेंट की प्रेगनेंसी 2 अबॉर्शन मतलब 2 वो, और एक 37 वीक पे डिलीवर हुआ, एक 39 वीक पे, मतलब 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। और पेराइटी अगर आपको बतानी है तो पेराइटी में आपको प्रेजेंट की प्रेगनेंसी इन्वॉल्व नहीं करनी होती है, और वाइबिलिटी के बाद का ही पीरियड उसमें काउंट होता है। तो जो अबॉर्शन होता है वो वाइबिलिटी से पहले कंसिडर किया जाता है, तो उसमें 2 प्रेगनेंसी जो अबॉर्शन वाली है वो काउंट नहीं होगी, एक प्रेजेंट की प्रेगनेंसी काउंट नहीं होगी, ओनली 2 ही प्रेगनेंसी काउंट होगी, तो 2 आएगा पेराइटी में। इसके अलावा अगर दूसरा फॉर्मूला जी, अगर इस फॉर्मूले से आपको बताएं पूछे तो इसमें ए का मतलब है पेराइटी और बी का अबॉर्शन। तो पेराइटी कितनी है, पेराइटी है 2, अबॉर्शन भी है 2, तो ये फॉर्मूला यहाँ ऐसे सही होगा। अगर गटपाल से पूछे तो गटपाल में आपको जो गेस जी का है 5, टर्म 2 होगी, तो एक 37 पे और एक 39 पे। प्री टर्म बताना है, अबॉर्शन कितने हैं 2, लिविंग कितने हैं 2, ये सारी बातें ऐसे बतानी है। तो जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करें अपन, इसमें जो आंसर होगा, यहाँ पूछा है G3A+B पूछा है आपसे, A+B ये वाला पूछा है आपसे यहाँ पे। तो मतलब 3 टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, G3 का मतलब ग्रेविडा, मतलब 3 टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। तो 3 टाइम प्रेग्नेंट कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 3 टाइम प्रेग्नेंट सही है, ऑप्शन बी 3 टाइम प्रेग्नेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में भी 3 टाइम प्रेग्नेंट दिखाया है, ऑप्शन डी, ये
G3 तो सब में ऑप्शन सही आ रहा है। बाद में बात रखना है P1 मतलब पेराइटी एक और 2 अबॉर्शन। तो ऑप्शन ए आ रहा है 1 वाइबल बर्थ प्लस 2 अबॉर्शन। ऑप्शन बी है 1 अबॉर्शन, बिल्कुल गलत है, 1 अबॉर्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है 1 सिंगल बेबी, गलत। ऑप्शन सी डी में है 1 ट्विंस का कोई कंसिडर नहीं होता यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मतलब 3 बार प्रेग्नेंट हुई है, उसमें से पेराइटी मतलब जो वाइबिलिटी को क्रॉस की है वो 1 बार हुआ है और अबॉर्शन हुआ है 2 बार। तो ऑप्शन ए इसमें जो फॉर्मूला यूज लिया गया है वो लिया गया है GPA+B, अबॉर्शन और पेराइटी देखी गई है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए, नए नए क्वेश्चंस के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए DS नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।